हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दैट इज़ अबाउट, हम लोग कौन सा चैप्टर इसको कंटिन्यू कर रहे थे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि आपका क्वेश्चन टू द पॉइंट आपके एनसीईआरटी बुक से ही रेस करता है। ओके, आपके बोर्ड्स के लिए भी, जो अभी बोर्ड्स देने वाले हैं बच्चे, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, 1 तारीख से बोर्ड्स उनका स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लोग सीबीएसई के लिए तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो नीट के लिए भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाएंगे। ओके, और टू द पॉइंट आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो इस चैप्टर से ही बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही साथ ये टॉपिक जनरल लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हम लोगों के लाइफ में, जनरल लाइफ में भी माइक्रोब्स का क्या अहमियत है। ओके, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, माइक्रोब्स से रिलेटेड टॉपिक, एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया था, एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, और साथ ही साथ फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म्स है आप लोगों के लिए। छोटी क्लासेस के बच्चे काफ़ी ज़्यादा उसे लाइक करते हैं, उन टर्म्स को पढ़ना। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फर्मेंटेशन एंड एंटीबायोटिक्स। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग माइक्रोब्स को लेकर के कुछ अनदर वन टॉपिक करने जा रहे हैं। ओके, माइक्रोब्स जो कि ह्यूमन वेलफेयर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाता है, वो माइक्रोब्स कई तरह से हेल्पफुल होते हैं हमारे जनरल लाइफ में। जैसे कि माइक्रोब्स को अगर हम लोग बोले तो वो कई तरह के केमिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, जैसा कि वो लोग कई तरह के केमिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स। ओके, दूसरा हम लोग बोलेंगे कि यही माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। और तीसरा अगर हम लोग बोलेंगे तो यही माइक्रोब्स और भी एक और फील्ड में हेल्प करते हैं, दैट इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ओके, इन तीनों चीज़ों में माइक्रोब्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इनसे रेज होने वाले क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। आपको मैं बताती हूँ, हर एक चीज़ को मैं समझाऊंगी। केमिकल्स ऐसे हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़फुल होते हैं और हम लोग जानते हैं कि उसमें माइक्रोब्स का हेल्प लग रहा है उसे बनाने में, और मतलब एक तरह से हमारे लिए अनहेल्दी भी है वो चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लोग उनका यूज़ करते हैं। ओके, हम लोग कई चीज़ों को ऐसे यूज़ करते हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। ओके, माइक्रोब्स के यूज़ से उन्हें प्रिजर्व बनाया जाता है और साथ ही साथ उन्हें हमारे लिए योग्य बनाया जाता है। बट हम लोग तो जानते हैं कि वो उसमें किसी न किसी तरह की मिलावट है, जिसके कारण वो चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं लंबे समय तक के लिए, पैकिंग अवस्था में मिल रही हैं, पैकेजिंग में। आप लोग जानते हैं कई तरह की चीज़ें, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं फ्रूट जूसेस। ठीक है, फ्रूट जूसेस आप लोगों को जनरल मार्केट में भी अवेलेबल मिलेंगी, जो कि कंटिन्यू मतलब आपके मतलब जब आपको ज़रूरत है उसी टाइम निकाल के दिया जाएगा फ्रूट जूसेस। और साथ ही साथ आपको मिलेगा टेट्रा पैक्स के फ्रूट जूसेस भी आपको मिलेंगे मार्केट में। ओके, और टेट्रा पैक के फ्रूट जूसेस आपको कॉस्टली मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो विदाउट सीजन भी अवेलेबल होता है। ओके, लेकिन अगर हम लोग जनरल मार्केट में जाएं जूस पीने तो वो आपको सीजन पर ही मिलेगा। ओके, तो इसलिए वो थोड़ा सा लो इन कॉस्ट होता है। ओके, और अगर सही मात्रा में मैं बोलूँ तो वही आपके लिए हेल्दी भी होता है। क्यों? क्योंकि जो टेट्रा पैक्स के फ्रूट जूसेस होते हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। उन्हें प्रिजर्व किस माध्यम से किया जाता है? उन्हें प्रिजर्व किया जाता है सम माइक्रोब्स के यूज़ से। ओके, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है और उन्हें अच्छा से अच्छा टेस्ट दिया जाता है और उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। ओके, तो इस तरह से वो एक तरह से हार्मफुल है हमारे लिए, बट फिर भी लोग उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, तो बात क्या है कि इसमें कई तरह के ऐसे नाम आज आप लोग जानेंगे जो कि आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा चीज़ था, ये तो हम लोग जानते ही नहीं थे ये सारी चीज़ों के बारे में। ओके, कुछ नाम हैं और उन सारे नामों को लेकर हमारा कई सारा क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, केमिकल्स को बनाने में, तो केमिकल्स कैसे केमिकल्स हो सकते हैं? ये वो केमिकल्स हैं जो कि जनरली एसिड के रूप में बनाए जाते हैं। ओके, डिफरेंट एसिड्स
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एसिड्स हम लोग बोल सकते हैं, अल्कोहल हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो एसिड्स, कौन कौन से एसिड्स बनाए जाते हैं माइक्रोब्स के यूज से, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दो, मैं वैसा का वैसा ही आप लोगों को बताऊंगी। ओके, देखिए, तो फर्स्ट वन हम लोग क्या कहेंगे, ये केमिकल्स का बनना, मतलब कि डिफरेंट एसिड्स का बनना, डिफरेंट एसिड्स का बनना। अब वो डिफरेंट एसिड्स, आप लोग अब तक जो भी चीज़ें पढ़े होंगे, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में जो भी पढ़ा होगा, उसमें जनरल एक नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को बताया था, लैब, LAB, लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, मैंने वो चीज़ आपको बताया था, उसको डिटेल मैंने बताया था आप लोगों को। तो लैक्टिक एसिड, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा कि मैम माइक्रोब्स से लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। ओके, बट उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, चलिए हम लोग पहले नामकरण करते हैं, फिर उनके जो माइक्रोब्स से कॉजेटिव एजेंट्स हैं उन्हें भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो पहला एसिड जो है वो तो आपको पहले से ही पता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके, दूसरा नाम अगर मैं बोलूँ तो दूसरा है सिट्रिक एसिड। ओके, सिट्रिक एसिड जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला चीज़ है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। ओके, सिट्रिक एसिड। तीसरा हम लोग बोलेंगे सिट्रिक एसिड, ऐसे आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कि खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। बट सिट्रिक एसिड ये आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, जिसका यूज़ काफ़ी सारे प्रोसेस में होता है, सिट्रिक एसिड का यूज़। ओके, इसके साथ साथ हम लोग और क्या कहेंगे, दैट इज सिट्रिक एसिड के बाद हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड। उसके बाद हमारा हो जाएगा द फोर्थ वन नेम इज ब्यूटायरिक एसिड। ओके, ब्यूटायरिक एसिड। तो ये चार ऐसे एसिड्स हैं जिनको माइक्रोब्स के यूज से बनाया जाता है, कमर्शियली बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका ज़रूरत है हमें। ओके, इनका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन्हें माइक्रोब्स के यूज से बनाया जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का तो कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों को, लैक्टिक एसिड को बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो आपका आंसर है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एंड ऑल्सो वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। कौन कौन से बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड द नंबर 2 इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, अब साथ ही साथ हम लोग जब सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड का जो बैक्टीरिया है, जो सिट्रिक एसिड का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? सबसे पहले आपको ये आंसर मिलना चाहिए। सिट्रिक एसिड का पॉजिटिव एजेंट है हमारा द फंगस। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एक फंगस, और फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉपी, आपके क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। एस्परजिलस नाइगर वो पॉजिटिव एजेंट है जो कि क्या बनाने में हेल्प करता है? सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। और ये जो सिट्रिक एसिड है ये यूजफुल किस में है? ये यूजफुल है फ्लेवर्स देने में, ठीक है, किसी भी थिंग को फ्लेवर देने में। आप लोग जानते हैं ना कि ऑरेंज फ्लेवर, जो हम लोग ये क्या कह सकते हैं, हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में आपको जो स्लाइस, माजा, इन सब में जो मैंगो का पल्प है, ऐसा बोलते हैं मार्केट वाले लोग कि उसमें टोटली मैंगो है, बट नहीं, उसमें मैंगो का फ्लेवर है। ओके, उसमें क्या है? उसमें मैंगो का फ्लेवर है। ओके, ना कि वो पूरी तरह से मैंगो से बना हुआ है, ठीक है। मैंगो का हो सकता है कि उसमें कुछ मटेरियल मिला हुआ होगा, बट उसका जो फ्लेवर टोटली मैंगो का आता है वो मैंगो फ्लेवर होता है। तो ये सारे फ्लेवर्स कौन देते हैं? फ्लेवर्स जो बनाने का काम करता है वो करता है सिट्रिक एसिड। तो ये किस किस काम में आता है? ये फ्लेवर देता है, ओके, ये इंक बनाने में हेल्प करता है, ओके, इंक को भी फ्लेवर देता है एक तरह से, और जो स्मेल आती है ना इंक में, वो सब ये देता है एस्परजिल, ये सिट्रिक एसिड। और साथ ही साथ ये मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, मेडिसिन बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। दूसरी बात हम लोग जब थर्ड नंबर नेम करेंगे दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा होगा। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? तो हम लोग कहेंगे इसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है, और वो भी कौन सा बैक्टीरिया? एसिटोबैक्टर
एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई इसका एक पॉजिटिव एजेंट है। और ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी कभी अपनी क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो मतलब ईस्ट जो अल्कोहल बनाता है उस अल्कोहल पर एसिटोबैक्टर एसिटाई वर्क करके एसिटिक एसिड बनाता है। ओके, तो जब अल्कोहल बना, अल्कोहल किससे बना? अल्कोहल बनाया ईस्ट ने बनाया इन द ब्रीवरी इंडस्ट्री। आप लोग जानते हैं ईस्ट ने अल्कोहल बनाया, ईस्ट मोनेस्कस ने अल्कोहल बनाया और उस अल्कोहल पर वर्क किया एक बैक्टीरिया ने, जिसने क्या बना दिया? एसिटोबैक्टर एसिटाई ने वर्क किया और उस अल्कोहल को मॉडिफाइड कर दिया एसिटिक एसिड में। और दिस एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विनेगर। ओके, विनेगर, जिसको हम लोग कई सारे फास्ट फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं, जैसे चाउमीन बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, तो विनेगर इज ऑल्सो कंज्यूमेबल टर्म। नेक्स्ट है द ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड किससे बनता है? तो इसका भी हम लोगों को नाम लर्न करना पड़ेगा। दैट इज बाय अ बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ओके, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो बैक्टीरिया है वो ब्यूटारिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। और ये ब्यूटारिक एसिड किस में हेल्पफुल है? तो ये ब्यूटारिक एसिड हम लोगों को बटर बनाने में हेल्प करता है। ओके, फॉर मेकिंग बटर। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक कि आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा अबाउट एसिड्स के बारे में। जो एसिड्स कंज्यूमेबल है, जो एसिड्स डिमांड में है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में, उन एसिड्स को अगर वो नेचुरली बनते हैं तो उन्हें आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है विद द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। ओके, और वो माइक्रोब्स कौन से हैं? वो जनरली माइक्रोब्स बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वो माइक्रोब्स फंगस हो सकते हैं। ओके, और उन सब के यूज़ से ये सारा एसिड्स बनाया जाता है, जिसमें 4 एसिड्स कॉमन हैं: लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड। इसका कई बार आप लोग के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। ओके, इन टर्म्स को लर्न करके अच्छे से रखिएगा। नेक्स्टली हम लोग इंजाइम्स पर आते हैं। अब इंजाइम्स क्या हैं? कई ऐसे इंजाइम्स हैं जिनका हम लोगों के कॉमर्शियल, हम लोगों के जनरल लाइफ में यूज़ होता है। ओके, जैसे कि एक इंजाइम का नाम आता है दैट इज लाइपेजेस। एक इंजाइम है लाइपेजेस। ओके, लाइपेजेस एक इंजाइम है। लाइपेजेस इंजाइम जो है ये, इसका काम क्या है? लाइपेज, आप लोग लाइपेज वर्ड से समझ गए होंगे कि लाइपेज किससे रिलेटेड टर्म है? लाइपेज इज रिलेटेड टू फैट। ओके, लाइपेज इज रिलेटेड टू फैट। तो फैट, वो इंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करता है उसे हम लोग लाइपेजेस कहते हैं। ओके, तो अगर ये इंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है तो इसका यूज़ कहाँ होता होगा? आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा आंसर कि इसका यूज़ कहाँ होता होगा। इसका यूज़ होता है जहाँ पे हमें फैटी चीज़ों को त्याग देना है। ओके, फैटी चीज़ों को ख़त्म कर देना है। तो फैटी चीज़ें कहाँ ख़त्म करनी है? जैसे कि ऑयली थिंग्स का हम लोग इसका यूज़ डिटर्जेंट्स में करते हैं। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, इवन वो पाउडर हो या वो केक्स हो, मतलब कि डिटर्जेंट केक्स, सोप हो, किसी भी तरह के शैम्पू हो, इन सब में लाइपेजेस का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाइपेजेस आर द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फैट्स। ओके, तो ये करता क्या है? ये करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके, इवन हमारे बॉडी के अंदर का लाइपेजेस वो भी फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा, और ये आर्टिफिशियल लाइपेजेस ये भी फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, इसको भी बनाने में कुछ माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो डाइजेशन ऑफ फैट करता है, इसका यूज़ कहाँ पे होगा? तो हम लोग बोलेंगे इन डिटर्जेंट पाउडर्स में। ओके, डिटर्जेंट पाउडर्स में, इन द लॉन्ड्रीज, कपड़ों को धोने में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, कपड़ों की धुलाई में यूज़ किया जाता है। हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स, किस में हेल्पफुल है? हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन्स। ओके, अब दूसरी बात जब हम लोग करें, जब दूसरा नंबर ऑफ इंजाइम हम लोग लिखेंगे तो दैट इज द इंजाइम प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेजेस। जैसा कि हम लोग के बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक इंजाइम का नाम दिया हुआ पेक्टिनेजेस और एक का नाम दिया हुआ प्रोटीएजेस। ओके, प्रोटीएजेस। एक है इंजाइम जो कि
पेक्टिन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। पेक्टिन, आप लोगों ने वर्ड कहीं पढ़ा होगा पेक्टिन, और एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग नॉर्मल फ्रूट जूसेस भी बनाकर पीते हैं घरों में, और हम लोग कैंड जूसेस भी पीते हैं। ओके, ट्रॉपिकाना हो गया, कई तरह के फ्लेवर्स आते हैं जूसेस के। ट्रॉपिकाना तो मेरे तुरंत नाम आया तो मैंने बता दिया, और भी कई सारे जूसेस हैं जो कि कैंड पाए जाते हैं, मतलब पैकेट टेट्रा पैक्स में पैक्ड रहते हैं। ओके, तो उन जूसेस के साथ किया जाता है, उन जूसेस को क्लैरिफाइड किया जाता है। ओके, उन जूसेस को क्लैरिफाइड किया जाता है। जनरल जूसेस जो आप घर में बनाएंगे, उस जूस में आपको कई सारे रेशे वेशे निकल जाएंगे उसमें। ओके, मतलब कि थोड़ा सा हार्डनेस कहीं पे मिल जाएगा, टोटली वो स्मूथ नहीं होगा, टोटली स्मूथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारा मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं, उसका पेक्टिन मतलब जो सेल वाल है जूस का, जो फ्रूट था उसका जो सेल वाल था वो कुछ रह जाएगा उसमें, प्रोटीन वाला जो टर्म रहेगा वो कुछ उसमें रह जाएगा, हार्ड मटेरियल। तो उन सब को जो टेट्रा पैक्स वाले जूस रहते हैं उनमें क्लैरिफाइड किया जाता है विद द यूज ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम्स का यूज किया जाता? पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। पेक्टिन किस लिए हेल्पफुल है? फॉर डाइजेशन, फॉर डाइजेस्ट पेक्टिन। ओके, और ये फॉर डाइजेस्ट प्रोटीन। ओके, तो इस तरह से ये जो एंजाइम्स हैं ये हेल्पफुल है, और ये एंजाइम्स भी आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, सिंथेटिकली इन्हें बनाया जाता है विद द यूज ऑफ सम माइक्रोब्स। ओके, तो ये तो हो गया एंजाइम्स की बात। एंजाइम्स में लाइपेजेस आ गया, पेक्टिनेजेस आ गया, प्रोटीएजेस आ गया। कैंड जूसेस, टेट्रा पैक्स वाले जूसेस में इनका यूज़ किया जाता है, उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए, ठीक है, क्लेरिफाई करने के लिए और प्रिजर्व करके रखने के लिए। अब द थर्ड वन टर्म हमारा आता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है? जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, इनसे कई सारे ऐसे ड्रग्स बनाए जाते हैं, ऐसी दवाएं बनाई जाती हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ओके, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ओके, हमारे बॉडी का कुछ फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं। ओके, तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में जो सबसे पहला नाम हमारा आता है वो आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके, पहला नाम जो आता है वो आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। ओके, इससे होता क्या है कि ये क्लॉट बस्टर का काम करता है। क्या काम करता है? ये क्लॉट बस्टर का काम करता है। तो क्लॉट बस्टर का काम करना एज अ क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर का काम करना मतलब अगर हमारे वेजल्स में, मतलब हमारे बॉडी में तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आप लोग जानते हैं, तो हमारे ब्लड वेजल्स में अगर कहीं पे क्लॉटिंग हो गई ब्लड की, ओके, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में अगर कहीं पर भी वेजल्स में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा? उससे प्रॉब्लम होगा कि हमारा जो हार्ट होगा, मतलब हमारा जो कार्डियक पार्ट है, हार्ट वाला पार्ट है, वो फेल्योर हो जाएगा और हमें हार्ट अटैक आने का चांस रहेगा। ओके, तो वो हार्ट अटैक ना आए उसके लिए कई लोगों को ये मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेस बनता किससे है? ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस बनता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। और ये किस में हेल्पफुल है? जैसा कि मैंने बताया आपको, ये एक क्लॉट बस्टर के रूप में यूज़ होता है, जिससे कि अगर किसी के बॉडी में कोई ऐसा इंसान जिसे अगर मान लेते हैं कि हार्ट अटैक आ गया तो उसके इस क्लॉट को, जो भी उसके बॉडी के ब्लड वेसल में अगर क्लॉट बन गया है तो उस क्लॉट को बस्ट करने का ये काम करेगा। ओके, तोड़ देने का काम करेगा। मतलब ये एक तरह से क्या है? इमीडिएट ड्रग है। क्या है? एक इमीडिएट ड्रग है जो कि दिया जाता है लोगों को। ओके, तो ये क्या काम करता है? जैसा कि हमारे बुक में दिया हुआ है उसे हम लोग कर लेंगे। फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेजल्स। ओके, फॉर रिमूविंग क्लॉट्स इन ब्लड वेजल्स। ओके, ब्लड वेजल्स में से क्लॉट को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है। तो हार्ट अटैक का चांस को रिमूव कर देता है। ओके, हार्ट अटैक अगर आ गया हो तो उसे वो रिमूव कर देता है, सही कर देता है। अगला है हमारा द नेक्स्ट वन टर्म दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए,
दिस इज ऑल्सो एन इमीडिएट ड्रग, ओके, ये भी एक इमीडिएट ड्रग है जो कि किसमें हेल्पफुल होता है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक तरह से इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। कैसा होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का ये काम करता है। इसका मतलब क्या, आप बताती हूँ, बहुत ही बड़ा वर्ड है ये, आप लोगों को थोड़ा डाउटफुल लगेगा। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का मतलब है जैसे कि हमारा बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स देता है। आप लोग को पता है कि हमारा बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक्टिव है, ओके। अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो उसका बॉडी काफ़ी अच्छा है, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा देता है, ओके। होता क्या है कि वो किसी भी फॉरेन चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकता है, ओके। किसी भी फॉरेन चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकता है, थोड़ा सा कंट्रोल करता है कि नहीं अभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा केस कब आता है इंसान के ज़िंदगी में, ऐसा केस कब आता है जब किसी को ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है, ओके। कोई बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, आप लोग जानते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ओके। कई सारे बॉडी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं, किए जाते हैं। तो ऐसे केस में होता क्या है कि हमारा बॉडी तो इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे कि जो पेशेंट है उसका बॉडी तो इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है कि किसी फॉरेन चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। तो उस केस में क्या होता है कि जब ट्रांसप्लांट का टर्म आता है किसी पेशेंट के लिए, तो उस केस में उन्हें साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। जब उन्हें साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाएगा तो उस केस में होगा क्या कि उनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा, इम्यूनो सप्रेसर का काम वो कर जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए, जिससे कि हमारा जो पेशेंट होगा उसका बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करने में मतलब कारगर रहेगा, ओके। तो इस केस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है साइक्लोस्पोरिन ए। जब पेशेंट के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट का व्यवस्था होता है उस टाइम ये साइक्लोस्पोरिन ए उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्म ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किससे प्रोड्यूस किया जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ओके। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से ये प्रोड्यूस किया जाता है और ये हेल्पफुल है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ओके। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्पफुल है। और द लास्ट वन जो हमारा बायोएक्टिव केमिकल है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, वो है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स क्या है, स्टैटिन्स भी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ईस्ट मोनेस्कस से। किससे प्रोड्यूस होते हैं, फंगस ईस्ट मोनेस्कस। ईस्ट मोनेस्कस से स्टैटिन्स प्रोड्यूस किया जाता है। और स्टैटिन्स का काम क्या है, स्टैटिन्स का काम है लोअरिंग एजेंट ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ओके। क्या करता है ये, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ओके। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने का काम करता है स्टैटिन्स। तो ये भी एक तरह से वेरी यूजफुल टर्म है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल ये भी है। इसका भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो ये फुल टॉपिक आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि क्वेश्चंस अराइज होते हैं और एनसीईआरटी से ही अराइज होते हैं। तो ये सारे टर्म्स आप लोगों को लर्न करने हैं, ओके। स्टैटिन्स अगर आप लोग को नहीं समझ में आओ तो एक बार फिर से सुन लीजिए। स्टैटिन्स लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल को करता है, मतलब कि ये हमारा एक तरह से क्या कह सकते हैं कि मोटापा को घटाने में हेल्प करता है, ओके। ये हम लोग कह सकते हैं स्टैटिन्स, ठीक है। स्टैटिन्स प्रिपेयर्ड किससे होता है, तो ईस्ट मोनेस्कस से प्रिपेयर्ड होता है। ईस्ट मोनेस्कस इज अ फंगस, ओके। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ओके। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरों से भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।